एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। हमने चालू किया था हमारा चौथा पार्ट जो है आदर्श बदला। उसकी हाफ ऑफ द स्टोरी को हम देख चुके हैं और इस वीडियो में आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो रागी होता है साधु, वो उसका कंपटीशन होता है तानसेन के साथ। अब उस कंपटीशन में जब घंटी बजाई जाती है तो उससे कुछ सवालात किए जाते हैं जो तानसेन पूछता है। अब वो सवाल का बहुत ही उत्तम जवाब देता है, जिसके वजह से जो लोग होते हैं वो रागी को और चीयर अप करने लगते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर आगे हमने देखा कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर होती है कि उसकी आवाज़ सुनकर जंगल में जो हिरण होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब जब हिरण आ जाते हैं तो रागी जो होता है उसके गले में फूल मालाएँ होती हैं, तो वो फूल मालाएँ क्या करता है, उन हिरण के गले में पहना देता है। अब जैसे ही वो हिरण को पहनाता है तो वो जो हिरण होते हैं वो भाग जाते हैं। मतलब अब एनिमल्स थोड़ी ना इंसान के सामने रहेंगे, आप उनको टच करोगे ऐसे करोगे तो भाग जाते हैं। तो जब उसके गले में उन लोग ने माला पहना दिया रागी ने, तो वो भाग गए हिरण चौकड़ी भरते हुए। तो जब ये भाग गए तो ये जो तानसेन होता है, इसे बैजू कहता है, मेरी फूलमाला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। मतलब कितना अच्छा चैलेंज देता है कि मैंने फूल माला पहना दी, अब वो हिरण भाग चुके, अब उसे वापस लाओ, अगर तुम ले आए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राग विद्या क्या करते हो, जानते हो। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, मतलब फुल कॉन्फिडेंटली कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। उस जोश में उसने सितार ली और हाथ में लेकर बजाना शुरू कर दिया। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। मतलब होता है ना, जब हमारी इज्जत की बात होती है तो हम लोग अपना पूरा बेस्ट दे देते हैं कि मतलब बस नाम ना खराब हो। उसी तरीके से जो तानसेन होता है, तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। मतलब इतना अच्छा, इतने एकाग्रत, सब कुछ जितनी भी चीज़ें उसे आती है सबको एकीकृत करके, इकट्ठा करके, कॉन्फिडेंस, टैलेंट, जो भी है सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब वो बजाने लगा, ऐसी सितार उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बजाई थी। क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी का सवाल था एज वेल एज उसकी इज्जत का सवाल था गांव भर में। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की न सुध थी और ना सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ ना था। मतलब एकदम टेंशन में था। सितार लेकर सितार की तरह बन गया, पूरा पसीना पसीना होने लगा था। उसके तन में, उसकी जो बॉडी है उसमें ज़रा भी सूद नहीं थी, मतलब होश जोश नहीं था। और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ ना था। मतलब उसकी दुनिया ही सितार थी, उसके बिना वो कुछ नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजाया था। मतलब इस तरीके से उसने बजाया कि मतलब कभी लाइफ में उसने वो चीज़ को इतना बेस्ट दिया ही नहीं था जितना वो आज दे रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजा सकता था, और ऐसा वो कभी बजा भी नहीं सकता था। मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर था। ये सितार की बाजी ना थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। मतलब ये सितार का कंपटीशन नहीं था, ये ज़िंदगी का सवाल था कि अगर अच्छा बजा लिया तो ज़िंदा रहेगा, अच्छा नहीं बजा पाया तो मर जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। मतलब बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। जो अंधा होता है उसके सामने जो काना होता है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत दिखता भी है, कानी जिसकी आँख रहती है, वो होशियार होता है। तो उसी तरीके से बताया कि अभी तक तो वो जो अनपढ़ लोग थे उनके सामने गाता था तो खुद को बहुत बड़ा टैलेंटेड, बहुत होशियार समझता था। बट आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है, और वो उस्ताद कौन होता है? रागी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइस। मेहनत खामोशी से करो, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। इस तरीके से बैजू 12 साल तपस्या करता है, और लास्ट में जब 12 साल पूरे हो जाते हैं तो राग विद्या में क्या बन जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है। और ये जो तानसेन होता है ये खाली बड़ी बड़ी फेंकता है, मेहनत कुछ भी नहीं करता, तो सफलता कैसे आवाज़ करेगी? यही सोचो ना। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। मतलब जो आता था, जितना अच्छा आ सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है, पूरा वो देने के लिए आज तैयार था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था, आज वह किसी तरह भी जीते रहना चाहता था। मतलब यहाँ पर ज़िंदगी का सवाल था, तो उसको एनी हाउ इसके दिल में ये था कि मुझे बस ये जीतना है, मुझे ज़िंदा रहना है, जीवित रहना है। ठीक है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और सितार बजती रही। अंगुलियाँ देखो, अक्सर हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, उंगली लिखते हैं, ऊ से उंगली लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट स्पेलिंग अंगुलियाँ है, अंगुलियाँ लिखा जाता है, नॉट उंगली। ठीक है,
ये छोटी छोटी जगह पे ना मार्क्स जाते हैं, इसलिए जब हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, ये रीड करते हैं, तो वर्ड्स देखने का कि किस तरीके से लिखे गए हैं। अंगुलियां दुखने लगी मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। मतलब पहले तो लोग तानसेन को पसंद करते थे, बट जब उससे अच्छा कोई गा रहा है तो तानसेन को नहीं पसंद किए। तो उसकी उंगली दुखने लगी बजाते बजाते, और लोगों को भी तानसेन आज पसंद नहीं आया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, लाइन अच्छी है। सूरज और जुगनू का क्या ही मुकाबला, सूरज में जुगनू कभी भी नहीं लग सकता है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। तो अभी तक उन लोग जुगनू देखे थे तो उन लोग जुगनू में खुश थे, बट आज अब उन्होंने सूरज देख लिया तो क्या जुगनू को पसंद करेंगे? वही क्या, हम भी नहीं पसंद करेंगे। अगर उस चीज़ से बेटर हमें मिल रहा है तो हम गुड को क्यों पसंद करेंगे, हम बेटर को ही पसंद करेंगे। और जब हम लोग को बेस्ट मिल जाता है तो हम बेटर को क्यों पसंद करेंगे, राइट। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। अब इतना ज़्यादा समय हो गया था, चैलेंज क्या मिला था कि जो मैंने हार पहनाई है वो हार मुझे वापस लाओ। वो हार कैसे वापस आएगी, जब हरिण वापस आएंगे आवाज़ को सुनकर तानसेन की। तो तानसेन की आवाज़ सुनकर तो हरिण आए नहीं, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो जो तानसेन रहता है उसकी आँख के सामने मौत नाचने लगती है। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। तो उसका जो पसीना मतलब बॉडी थी वो टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गई। होता है ना जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था, और टेंशन की वजह से मुख मतलब उसका जो मुंह है पूरा लाल हो गया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरीन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। अब एनी हाउ उसको अपना डिफेंस चाहिए था, तो खिसिया गया। वो खिसिया के बोलता है कि वो जो हरीन है ना वो अचानक इधर उधर जा रहे थे, इसकी वजह से वो आए हैं, वो तुम्हारे गाने के वजह से नहीं आए थे। अगर हिम्मत है तो अब जो तानसेन है उसको दोबारा चैलेंज करता है रागी को कि अब हिम्मत है तो दोबारा बुला कर दिखाओ। किसे? हरीन को। मतलब वो हरीन तुम्हारी आवाज़ की वजह से नहीं आए थे, वो यहाँ वहाँ जा रहे थे इसके वजह से आए थे। तो किस मतलब ये भी अपनी होशियारी कम नहीं दिखा रही है, होशियारी दिखाकर खुद को डिफेंस कर रहा है उसको चैलेंज देके कि अगर हिम्मत है तो उसे दोबारा बुला कर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। तो वो मतलब पेशेंटली और स्मार्टली इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बोलता है अच्छा ठीक है मैं दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। ये स्मार्ट लोगों की निशानी होती है। जो मतलब थोड़े इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को गुस्से में बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। बट ये एकदम कामली बोला कि हाँ ठीक है मैं दोबारा बुला कर दिखाता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। जो रागी है वो फिर से सितार अपने हाथ में ले लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर से उसकी धुन, उसका तन पूरे वायुमंडल में क्या हुआ, फैलने लगा। फिर सुनने वाले संगीत सागर के तिरंगों में डूबने लगे। हरीन बैजू बावरा के पास फिर आए। अब जो हरीन है उन लोग फिर से आ गए उसकी आवाज़ सुनकर। तो यहाँ पर जो तानसेन होता है उसका जो नज़रिया होता है कि ये जो हरीन है वो उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आए थे, वो चल कर आ गए थे, वो बदल जाता है। अब उसकी जो हो जाती है बेइज्जती हो जाती है, खिसिया जाता है दोबारा। वे ही हरीन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी थी, और कोई दूसरा हिरन नहीं था, वही हरीन था जिसको बैजू बावरे ने फूलमालाएं पहनाई थी, और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे और वो आवाज़ सुनकर आए थे, वही हरीन थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरीन कूदते हुए इधर जिधर से आए थे उधर को ले चले गए। तो बैजू ने क्या किया, जो फूलमालाएं उसके गले में पहनाई थी हरीन के, वो उतार ली, और जो हरीन थे जब गाना बंद हो गया तो वो दोबारा अपनी जगह पर क्या हो गया, चले गए जहाँ से वो आए थे। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरे के हाथ में है। तो अब जो चैलेंज दिया था तानसेन ने बैजू बावरे को, वो तो उसने कंप्लीट कर दिया, हिरन को दोबारा बुलाकर दिखा दिया। अब अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। ऑफ कोर्स उसका कोर्टियर है, उसके साथ रहा है, उसका सबऑर्डिनेट है, तो अकबर और तानसेन के बीच में जो प्यार है वो अनमोल ही होगा। तो उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। तो जब अकबर को पता चला कि अब इसकी मौत आ गई है, तो उसकी जो आँख है वो पूरी आंसू से भर गई थी, कंठ। तो यहाँ पर जब उसकी आंखें आंसू से भर गई, तो पर यहाँ पर अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो पहले ही प्रॉमिस दे दिया था कि अगर तानसेन हार गया तो रागी के हाथ में तानसेन की मौत होगी, और अगर रागी हार गया तो रागी की मौत तानसेन के हाथ में होगी। तो अब तो प्रतिज्ञा कर ही चुके थे, अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर अब राजा है तो इनजस्टिस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, तो इसके वजह से वो बोल देता है एकदम
सैड होकर कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया, अब तानसेन की जान बैजू बावरे के हाथ में। एज ये जो शर्त थी इसी पर फैसला होगा, जो बैजू रहता है वो शर्त जीत जाता है, तो इसलिए वो कहता है कि अब जो तानसेन की जान है वो बैजू बावरे के हाथ में है। ठीक है, इतना अच्छी एंडिंग है ना स्टोरी की, लिटरली बहुत बहुत अच्छा लेसन दे रही है ये हमें। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरे के पैर में गिर पड़ा। अब कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा राजा हो, मौत देखकर हर किसी को डर लगता है। तो तानसेन जो है वो कांपता हुआ उठा अपनी जगह से और कांपता हुआ आगे बढ़ा और जो रागी होता है बैजू बावरा उसके पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया ना की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था मेरा प्राण ना लो। तो ये वो इंसान था जिसको हम लोग ने स्टोरी में आगे पढ़ा ना कि एक भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में आ फंसी, और ऐसे अजगर के मुंह में जिसके दिल में ज़रा भी दया ना थी। तो वो जो अजगर था वो कौन था? ये तानसेन था। तो ये एक ऐसा इंसान था जिसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी पर भी रहम नहीं आया। दया का समानार्थी होता है रहम। तो ये ऐसा इंसान था जिसको कभी भी किसी के लिए रहम नहीं आया, किसी पर भी रहम नहीं आया। आज वो रहम के लिए भीख मांग रहा था। तो इससे एक और चीज़ पता चलती कि जैसा आप करोगे अपने जीवन में वैसा आप भरोगे, जो आप बोओगे वो आप काटोगे एक ना एक दिन। कर्मा प्ले बैक्स, कर्मा रिपीट्स। तो ऐसे इंसान जो कभी किसी पर रहम नहीं किया, आज वो रहम के लिए क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। प्राण मतलब होता है जान, समानार्थी याद रखना। मेरा प्राण ना लो मतलब मेरी जान ना लो। बैजू बावरे ने कहा हाँ, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तो बैजू तो बहुत ही मैनर वाला इंसान होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जान लेने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं तुम्हारी जान लेके। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। तो बोलता मुझे तुम्हारी मौत लेकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस ये जो खराब सा नियम तुमने बनाया है उसे उड़वा दो। क्योंकि उसका नियम बहुत अजीब होता है कि जो आगरा की सीमा के अंदर गाया वो तानसेन के जोड़ का ना हो, उसका कॉम्पिटिटर ना हो, तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। तो मैं तुम्हारी मौत लेके कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तुम इस नियम को क्या करो? उड़वा दो। ये नियम नहीं रहना चाहिए, ऐसा बैजू बावरा तानसेन को बोलता है। अकबर ने अधीर होकर कहा यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तो ऑफकोर्स अकबर को तो पहले से डर रहता है उसकी मौत का कि कहीं वो मर ना जाए, उसके लिए परेशान रहता है। तो जैसे ही मौका देखता है वैसे ही मौके पे चौका मारता है और कहता है कि अभी के अभी ये नियम क्या किया गया, उड़ा दिया गया है। तानसेन बैजू बावरे के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा मैं यह आपके जीवन भर ना भूलूंगा, उपकार आपके जीवन भर ना भूलूंगा। उपकार मतलब बच्चों होता है एहसान। तो जैसे ही मौके पे चौका मारता है अकबर, वैसे ही तानसेन भी मौके पे चौका मारता है कि अब बैजू बावरा कुछ बोले ना, इसके पहले कुछ बोले हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो जो तानसेन होता है वो बैजू बावरे के चरण में गिर जाता है। गिरने के बाद बहुत ही मासूमियत से, दीनता से कहता है कि ये जो तुमने मुझ पे एहसान किया है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा तुम्हारे इस एहसान को। उपकार का समानार्थी होता है एहसान। ठीक है। बैजू बावरे ने जवाब दिया 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तो हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा कि जब जो साधु होते हैं उसे जब अकबर के सिपाही पकड़ लेते हैं तो उन साधु के बीच में एक लड़का होता है जो मासूम होता है, जिसे अकबर और तानसेन छोड़ देते हैं ये बोलकर कि दया निर्दोष है, इस बच्चे का कोई भी दोष नहीं है और अगर इसका कुछ दोष रहेगा भी तो भी हम इसे सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि ये बच्चा है। तो वह बच्चा कौन होता है? ये बैजू बावरा होता है। तो ये बैजू बावरा आज तानसेन को बोलता है कि 12 साल पहले तुमने किसी बच्चे की जान बख्शी थी, तो आज उस बच्चे ने क्या किया है? तुम्हारी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूल हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो फिर तानसेन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। फिर जब उसने याद किया, याददाश्त में गया, तो उसे याद आया ये भूली हुई बात, एक धुंधली सी बात क्या हुई उसे याद आ गई। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से, मतलब ये सुदर्शन जी की जो श्रेष्ठ कहानी है उसमें से ये जो एक पाठ है आदर्श बदला वो लिया गया है। तो इसे भी आप याद कर सकते हो, साहित्य संबंधी में आ सकता है। आशा करती हूँ कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अब इसे पढ़ना कैसे स्टूडेंट्स, देखो जितना भी पार्ट मैंने बनाया, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 या 7 तक है, तो आप सारे पार्ट्स को कैसे पढ़ोगे? आप टेक्स्ट बुक खोलोगे अपनी, सामने मेरा वीडियो चालू करके रखोगे। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक भी वर्ड मैंने कहीं पर भी छोड़ा नहीं है, एकदम डिटेली फुल एक्सप्लेन है। ऐसे एक्सप्लेनेशन शायद यूट्यूब पे ना मिले, इतना डिटेल और वर्ड टू वर्ड। तो आप टेक्स्ट बुक खोलो, सामने वीडियो लगाओ, जहाँ पर मैं पढ़ते जा रही हूँ वहाँ पर अपने पेंसिल को फिराओ, जो वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ वर्ड्स लिखो, जो क्वेश्चन बता रही हूँ क्वेश्चन लिखो और वीडियो देखते हो। तो इससे क्या होगा, आपको टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स है वो भी समझ में आएंगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कहानी समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएगा।
खाली ईयरफोन लगा के वीडियो देखोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। सारे जो 7 पार्ट है उसको पूरा देखोगे तो उस कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।